हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, किस आधार पर होते हैं, सभी कुछ आज इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इन सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल करके आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दी गई है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को ओपन करिए और ओपन करते ही ये जब आप उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे जो कुछ भी उसमें मांगी गई है और सबमिट करेंगे तो जल्द से जल्द ही आप तक सारी इन्फॉर्मेशन अद्भुत बैच से संबंधित पहुंचा दी जाएगी। तो सारी जानकारी जल्दी लीजिए और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन इस अद्भुत बैच में करवाइए, जिससे कि आप जो है अच्छी से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफर अभी चल रहे हैं ऑलरेडी और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इन सब का फ़ायदा आप अच्छे से उठा सकते हैं। तो इतना तो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन आप फ़ोन करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फॉर्म को भर कर भी कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं आज के हम टॉपिक पे। जैसे कि हमने बताया कि आज क्लास 8 के हिंदी व्याकरण का टॉपिक हम वाक्य करने वाले हैं। वाक्य क्या है, इसके अंग क्या है, भेद क्या है, किस आधार पे इनका वर्गीकरण होता है, सभी कुछ अब हम जानने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस पूरे पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम एवं निश्चित अर्थ होता है। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा है, मतलब अब हम अपने मन की बात को क्या कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अपनी मन की बात को हम आप तक पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भाषा कैसे बन रही है? वाक्यों से बन रही है। छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो उनसे ही जो है भाषा बनती है। अब ये वाक्य कैसे बनते हैं? ये शब्दों के सही व्यवस्थित रूप को ही हम वाक्य कहते हैं। अगर मान लीजिए हम शब्दों को सही क्रम से, सही तरीके से ना रखें तो क्या होगा? वो वाक्य सही बनेगा ही नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम जब शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद बन जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है शब्दों और पदों। तो आपको ये चीज़ में पहले, इससे पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें भी मैंने आपको क्लियर किया है कि शब्द और पद क्या होते हैं। तो ये चीज़ है। अब इन्हीं को जब हम सही ढंग से नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा? वो वाक्य नहीं बनेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित शब्द समूह होंगे खाली, वो व्यवस्थित नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यवस्थित। और इस कंडीशन में वो वाक्य बनते ही नहीं। अब इसका उदाहरण देखिए, यहां दिया है, जैसे पौधा खिला फूल में एक है। अब इसको अब आप यहां पर देखिए क्या है, पौधा खिला फूल में एक है। अब इस वाक्य से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज बताने की कोशिश करी जा रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी से दूसरा आ जाइए, घर सुंदर है बहुत हमारा। अब क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना। क्या होगा? नीचे दिए वाक्य को हम ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, घर सुंदर है बहुत हमारा। क्या इसको पढ़ने से आपकी समझ में कोई चीज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही ना। तो ये क्या है? ये एक तरीके से निरर्थक वाक्य हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ये अव्यवस्थित, क्या है? अव्यवस्थित शब्द समूहों से बने हैं। किससे बने हैं? शब्द समूहों से ये बने हैं। और ये क्या कहलाते हैं? निरर्थक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरर्थक वाक्य कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो क्या कहलाएंगे? निरर्थक वाक्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इन वाक्यों को पढ़ रहे हैं हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या है? पौधा खिला फूल में एक है, घर सुंदर है बहुत हमारा। इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन शब्दों में क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिस क्रम में शब्द को रखा गया है उससे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ये शब्द समूह तभी एक सार्थक वाक्य बनते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अब इन्हीं वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में पढ़िए। अब यहां पर अभी जो हमने पढ़ा था वो सही, भाई एक वाक्य में जो शब्द होने चाहिए वहां पर वो शब्द सही थे, सारे शब्द वहां पर थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं रखा गया था। ठीक है, अब उन्हीं शब्दों को जब हम सही तरीके से रख लेंगे तो देखिए क्या है, पौधे में एक फूल खिला है। क्या है, एक पौधा है और पौधे में एक फूल खिला है। समझ में आया ना। उसी तरीके से हमारा घर बहुत सुंदर है, तो यहां पर ये क्या हुआ, हमने इनको व्यवस्थित क्रम में रखा। एक जो उसका निश्चित क्रम होता है, ये क्या हुआ हमारा, ये व्यवस्थित क्रम में हुआ। तो इस तरीके से ये क्या बना, ये एक बना सार्थक वाक्य। सार्थक मतलब क्या हुआ, जो अर्थ के साथ हो उसको हम सार्थक कहते हैं। तो चाहे सार्थक शब्द हो चाहे सार्थक वाक्य हो, तब ये क्या बन रहा है, एक सार्थक वाक्य बन रहा है। अब इस वाक्य की परिभाषा क्या होती है, देखिए, शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि सही तरीके से रखिए या फिर उनको सही तरीके से, मतलब उनका अर्थ निकलना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, उनका अर्थ हमको हमेशा निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा शब्द समूह रख रहे हैं जो सही तरीके से नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, इसलिए ये व्यवस्थित क्रम कहला रहा है। नेक्स्ट आते हैं वाक्यों के अंग। अब देखिए यहां पर दो चीजें समझिएगा, वाक्यों के भेद अलग होते हैं, उनके अंग अलग होते हैं। ये चीज आपको माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अंग को ही भेद समझ लेते हैं, ये नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य के अंग क्या हैं, आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, ये मनुष्य के अंग होते हैं। अब अगर मनुष्य के भेद में जाओ तो क्या है, मनुष्य के दो भेद हैं, स्त्री और पुरुष, है ना। समझ में आया ना। अब देखिए स्त्री और पुरुष दोनों ही के लीजिए तो दोनों के अंग समान ही हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सारे दोनों के ही होते हैं, लेकिन इनमें भेद क्या है, इनमें लिंग का भेद होता है, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। तो ये दो भेद होते हैं। तो अंग और भेद का डिफरेंस आपको समझ में आया। वाक्य में भी यही चीज होती है। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं वाक्य का अंग क्या होता है, यानी कि एक जो वाक्य है उसके क्या अंग है ये हम देखेंगे। सबसे पहले वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है, कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी एक से अधिक शब्द में भी होता है। अब देखिए वाक्य में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो, और जो बात हम उसके बारे में कह रहे हैं। तो अब यहां उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है, वो हमेशा क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। कभी कभी कर्ता होता है और कभी कभी कर्ता नहीं होता है। अब जैसे यहां पर हम समझें, अब उन्होंने क्या बोला, ये जो कर्ता है यानी कि जो उद्देश्य है वो एक शब्द का भी हो सकता है और कभी कभी कई शब्दों का भी हो सकता है। तो यहां उन्होंने क्या बोला, माली पौधों में पानी डाल रहा है। जब हमने ये वाक्य पढ़ा तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम माली के बारे में बात कर रहे हैं। तो माली हमारा क्या है, उद्देश्य। यानी कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी उसका कहते हैं ना, किसी भी चीज का जो एक केंद्र बिंदु होता है, तो उसी तरह इस वाक्य का केंद्र बिंदु क्या है, वो है माली। उसी तरह दूसरा आइए, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। अब यहां पर आ जाइए, छोटी लड़की, हम इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है छोटी लड़की। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक तो कर्ता है, वाक्य में क्या है, ये दोनों कर्ता हैं, इसीलिए ये क्या है, आपके उद्देश्य हैं। क्या है, ये उद्देश्य भी है। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई कर्ता होता ही नहीं है। ऐसे वाक्य भी तो होते हैं जिसमें हम कर्ता होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए
यहां पर हमने देखा हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। अब बताइए इस वाक्य में कोई कर्ता है? यहां पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा, बस है ये चीज बताई जा रही। तो जहां पर इस तरह के स्टेटमेंट हो, जहां किसी वाक्य में कर्ता नहीं हो, उस वाक्य में भी हमें उद्देश्य ढूंढना होता है। तो उस वाक्य में हम कैसे ढूंढेंगे? ये चीज हम ढूंढेंगे कैसे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय हमारा क्या हुआ? यहां पर उद्देश्य हुआ हिमालय। क्या हुआ? हिमालय हमारा उद्देश्य हुआ। बेसिकली क्या है, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, कोई भी वाक्य ले लो, कुछ भी ले लो, हम वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा होता है उद्देश्य। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखो। वहां कर्ता हो चाहे ना हो, बस ये देखना है कि उस वाक्य में हम बात किस बारे में कर रहे हैं। अब उपरोक्त वाक्यों में माली और छोटी लड़की के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता है, इसलिए ये ही उद्देश्य है। अब हमने जब बताया बात हम जिनके बारे में कर रहे हो, अब उस वाक्य में वो कर्ता है कि नहीं है, ये बात अलग हो जाती है। वैसे मोस्टली जो है ना, कर्ता के बारे में ही वाक्य में बात की जाती है, लेकिन कभी कभी होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट में, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ईमानदारी अच्छा गुण है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई कर्ता तो है ही नहीं, तो यहां पर हम किसके बारे में बात करें? हम ईमानदारी के बारे में बात करें, तो ईमानदारी हमारा उद्देश्य होगा, है ना। तो कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कर्ता नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ यही देखना है कि हमने किस बारे में बात करी है। नेक्स्ट आते हैं विधेय। अब हमने क्या बात बोली? पहले हमने उद्देश्य पढ़ा, अब हमने विधेय पढ़ा। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बात बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब यहां पर जैसे हमने पहला सेंटेंस पूछा था, क्या था? माली। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। ठीक है, ये हमने जैसे यहां पर बताया कि ये माली जो है ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब है उसके बारे में जो कोई बात कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? कि वो पौधों में पानी डाल रहा है, वो सभी आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो जिसके बारे में बात करी गई वो कौन हुआ? उद्देश्य। और जो बात कही गई वो पूरा बाकी बचा हुआ वाक्य क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका हो गया विधेय। बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। सबसे पहले क्या है? जो जिसके बारे में कहा गया वो उद्देश्य, और जो बात कही जा रही है वो हो गया उसका विधेय। उसी तरह दूसरा देखिए, यहां पर छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो किसके बारे में हमने बात करी? हमने छोटी लड़की के बारे में बात करी, तो वो हो गया आपका उद्देश्य। क्या हो गया? वो आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब जो बात कही जा रही है कि वो खेल रहा है, वो क्या हो गया? वो हो गया विधेय। तो समझ में आया यहां पर क्या चीज है? उल्टा नहीं समझना है आपको, जैसे हमने आपको अब उल्टा लिख के दिया कि आप वही का वही समझ लो, नहीं। छोटी लड़की के बारे में इस वाक्य में बोला गया, इसलिए ये उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बात कही गई, बात क्या कही गई? गेंद खेल रही है, ये बात कही गई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक विधेय है। क्लियर? अब आते हैं, उपरोक्त वाक्यों में पौधों में पानी डाल रहा है और गेंद से खेल रही है विधेय है, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता माली और छोटी लड़की के बारे में बता रहे हैं। वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के विस्तार को छोड़कर वाक्य का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आता है। तो मतलब उद्देश्य अगर आपने पता कर लिया तो बाकी पूरा स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा? वो विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए ना? जो जिसके बारे में बात करेगी आपने उद्देश्य निकाल लिया, अब उद्देश्य के बाद जितना भी पार्ट आपका वाक्य का बच रहा है वो सीधे सीधे विधेय में चला जाएगा। देखिए यहां पर उद्देश्य और विधेय में हम अंतर भी दिखा रहे हैं। पहला क्या है? जैसे यहां पर सेंटेंस पूरा पूरा पढ़िएगा, क्या है? सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहां किसके बारे में बात करी? हम किसके बारे में बात करें? सूर्य के बारे में।
तो सूर्य हो गया हमारा उद्देश्य और बचा हुआ पार्ट जो अस्त हो रहा है उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, वो हो गया विधेय। अस्त हो रहा है वो विधेय हो गया। नेक्स्ट आइए, दिव्या और सौम्या जुड़वा बहने हैं। अब यहां पर आपको क्या बताया था, उद्देश्य कभी कभी सिर्फ एक शब्द का होता है और कभी कभी उससे अधिक शब्द का भी होता है। अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दिव्या और सौम्या दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दिव्या और सौम्या दोनों ही हमारी क्या है, उद्देश्य हैं। अब उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो दोनों जुड़वा बहने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है। ठीक है, यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई के बारे में। तो यहां पर मेरा छोटा भाई जो है ये उद्देश्य हुआ और बाकी बचा हुआ दिल्ली में रहता है, ये आपका विधेय हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लंका के अत्याचारी राजा रावण ने सीता का अपहरण किया। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंका का अत्याचारी राजा रावण के बारे में। ठीक है, लंका का अत्याचारी राजा रावण, तो वो पूरा का पूरा ही पदबंध जो है आपका क्या है, उद्देश्य है, और बाकी ने सीता का अपहरण किया, ये विधेय हो गया। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो यहां पर ने यहां पर नहीं आएगा, ने यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका पूरा उद्देश्य है। ने विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ये आपका विधेय हो जाता है। याद रखिए, कर्ता के बाद अगर कोई कारक है तो भी वो विधेय में आएगा, उद्देश्य में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य में सिर्फ वही आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर अभी देखिए कारक वहां डाल दिया था, गया था, मैंने उसे तुरंत यहां किया क्योंकि वो गलत था, कारक वहां नहीं जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, उद्देश्य का विस्तार। अब कैसे होता है, वाक्यकांगी चल रहा है, उद्देश्य का विस्तार हम किस तरीके से होता है। देखिए, कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करते हैं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पदबंध पढ़ा था, याद है ना, पदबंध पढ़ा था ना, उसमें एक सेंटेंस हमारे पास में आया था, क्या था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब यहां पर मैं सेंटेंस लिखती हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी ये जो सामने लिखा है इसको तो मैं समझा रही हूं, लेकिन यहां पर एक ही सेंटेंस से मैं आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। क्या है यहां पर, क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सुंदर शहर है। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये है। चलिए अब इसी से एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, लखनऊ सुंदर शहर है, लखनऊ सुंदर शहर है। ठीक है, ये अब दो हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, चलिए अब इसमें उद्देश्य हम ढूंढते हैं। हम पहला ये वाला सेंटेंस लेते हैं, लखनऊ सुंदर शहर है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं। तो लखनऊ हमारा क्या है, ये उद्देश्य है, ये क्या आया, हमारा उद्देश्य आया, और उसके बारे में हमने क्या बात करी, सुंदर शहर है, तो ये हमारा चला गया विधेय। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होगा, अब हमें करना है उद्देश्य का विस्तार। अब उद्देश्य का विस्तार ये होता है कि जो हमारा उद्देश्य है उसके साथ जब हम कुछ विशेषण शब्दों को जोड़ देते हैं या उसके बारे में हम कुछ और विस्तार से बता देते हैं तो वो हो जाता है उद्देश्य का विस्तार। जैसे यहां लखनऊ था, ये हमें पता चल गया, लेकिन हमने उसका जब विस्तार किया तो हमने क्या बोला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ये पूरा का पूरा यहां पर क्या हो गया, ये उद्देश्य है, ये तो सही है, लेकिन ये उद्देश्य का विस्तार है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो लखनऊ शहर था हमने उसको और उसके साथ विशेषण जोड़कर उसका विस्तार कर दिया। तो इस तरीके से ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। ये सुंदर शहर है, ये हमारा अभी भी विधेय ही रहा।
देख रहे हैं, विधेय जो था वही है, सुंदर शहर है, सुंदर शहर है, लेकिन हमने यहां विस्तार सिर्फ उद्देश्य का किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये पूरी तरीके से विस्तारित कर दिया। अब यही चीज आपको यहां पर बताई जा रही है, लड़की गेंद से खेल रही है, ये चीज बताया गया। तो यहां किसके बारे में हमने बात करी, लड़की के बारे में बात करी, तो ये उद्देश्य हो गया। और बाकी जो गेंद से खेल रही है वो आपका विधेय था, ठीक है। अब उसी को जब हमने विस्तार किया तो छोटी लड़की, हमने लड़की के आगे विशेषण जोड़ दिया छोटी, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार। गेंद से खेल रही है वो अभी भी विधेय वही रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो बढ़ोतरी करी वो किसमें किया, उद्देश्य में किया। और किस वजह, कैसे किया, हमने उसके साथ कुछ विशेषण शब्द लगा दिए। तो देखिए यहां पर और यहां पर मैंने दोनों वही काम किए गए जो वहां पर दिया। पहले में लड़की गेंद से खेल रही थी, दूसरे में छोटी लड़की गेंद से खेल रही थी। हमने यहां पर उद्देश्य के साथ विशेषण शब्द जोड़कर उसके साथ विस्तार करने की कोशिश करी है। अब ऐसे देखिए क्या है, हिरण तेज भागता है, यहां पर क्या दिया, हिरण तेज भागता है, उद्देश्य था। लेकिन फिर हमने क्या बोल दिया, काला हिरण तेज भागता है, तो यहां पर हमने उद्देश्य का विस्तार कर दिया। पहले पार्ट में भी जो पहला सेंटेंस था उसमें भी हिरण ही हमारा उद्देश्य था और दूसरे में भी हमारा हिरण ही उद्देश्य था, लेकिन यह था कि हिरण के साथ हमने उसके विशेषण भी जोड़ दिया, ये हो जाता है, ठीक है। जो चीज हमने यहां पर देखी थी, देखिए अब आपको मैं बता दूं, जैसे हम यहां उद्देश्य और विदेश में अंतर देख रहे थे, यहां तो हम ये भी बोल सकते थे ना, अब ये हटा दो, ये इतना हटा दो, लंका के अत्याचारी राजा अगर हमने हटा दिया तो रावण ने सीता का अपहरण किया, यहां पे रावण आपका उद्देश्य हो जाएगा, ये था। फिर उसके बाद अगर हमने उसको जोड़ना चाहा तो हमने क्या किया, हमने विस्तार करना चाहा तो लंका के अत्याचारी राजा रावण, अब रावण की जितनी विशेषता थी वो हमने आगे जोड़ दी। अब वही आया, गांधी जी थे, गांधी यहां पर हम क्या लिखते थे, गांधी जी हम लिख सकते थे। गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन हमने गांधी जी के साथ उनका आगे का विशेषण जोड़ दिया, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपिता होगा, सॉरी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है वो हमने आगे उसके जोड़ दिया इस तरीके से। तो समझ में आया कि यहां क्या कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे, व्याकरण की। अब हम आ गए वाक्य के भेद पर। अंग हमने समझा दिए, अंग दो होते हैं आपके, उद्देश्य और विधेय। अब हम आ जाते हैं भेद पर। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधारों में बांटा गया है। अब जो इसके भेद हैं इसे हमने दो आधारों में बांटा है, ठीक है। और किसकी दृष्टि से बांटा है, व्याकरण की दृष्टि से बांटा है। पहला आप देखेंगे अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। यानी कि जो वाक्य हमारे सामने लिखा गया है हम उसके अर्थ पर जाएं तो वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो कोई भी वाक्य हमारे सामने लिखा जाएगा और हम उसके अर्थ पे जाएंगे तो उस आधार पर हम वाक्य को 8 भागों में बांटते हैं। और अगर रचना के आधार पर आएंगे, रचना अर्थात जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके आधार पर आएंगे तो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो हम बेसिकली अगर हम बोलें तो वाक्य के सिर्फ 2 भेद होते हैं, वो है एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और इनका जब वर्गीकरण, इनके उपभेद जो हैं वो होते हैं कितने, 8 और 3। अब आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपको समझ में है, जो सामने वाक्य लिखा हुआ है उसके जब हम अर्थ पर जाएंगे तो हम वहां पर 8 प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहला जो होता है वो आपका है विधानवाचक वाक्य। क्या होता है, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल क्या हुआ कि जहां पर सिंपल एक स्टेटमेंट है कि हाँ काम हो रहा है,
ये आपका होता है विधानवाचक वाक्य। इसमें और अब विधानवाचक वाक्य क्या है ना, अक्सर आप लोग कंफ्यूज करते हो। जैसे मैं पढ़ाती हूं तो अक्सर ये देखा है कि मैंने क्लासेस में कि बच्चे जो है वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई विधानवाचक वाक्य में तो कोई ऐसी पहचान है नहीं। तो सिंपल एक चीज मैं भी आपको जब बाकी बचे हुए 7 बताऊंगी ना, तो ये विधानवाचक वाक्य ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल ये जान के रखिए कि ये सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसमें एक सिंपल तरीके से एक क्रिया को संपन्न किया जा रहा होता है, वो विधानवाचक वाक्य में होता है। अब ये आपको पूरी तरह क्लियर तब होगा जब हम बाकी बचे हुए 7 आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, जैसे क्या है, अक्षत विद्यालय जा रहा है। यहां पर एक सिंपल क्रिया संपन्न हो रही है, कुछ इफ या बट या कोई भी चीज नहीं बताई जा रही है। सिंपल अक्षत विद्यालय जा रहा है और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे किस में आ गए, विधानवाचक वाक्य में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेध, निषेध का मतलब ही होता है मनाही, यानी मना करना, ना करना। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाए या कहीं पर भी जाओ, कई कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर जाने का रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको वहां नहीं जाना है। तो वहां कई जगह इंग्लिश में लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, या हिंदी में लिखा होगा तो क्या होगा, प्रवेश निषेध। क्या लिखा रहता है, प्रवेश निषेध। तो प्रवेश निषेध का तात्पर्य रहता है वहां जाना मना है। तो निषेध का सीधे सीधे तात्पर्य होता है ना, नहीं, मना, कहीं पर किसी चीज के लिए नेगेटिव चीज कही जा रही है। जैसे यहां जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। यानी कि जहां पर क्रिया के संपन्न ना होने की बात कही जा रही हो वो निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे यहां पर दिया है, धूप में मत घूमो। क्या है, धूप में मत घूमो, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है, आपसे मना किया जा रहा है कि तुम वहां मत जाओ, ठीक है। दूसरा है, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, यहां पर भी क्रिया नहीं हो रही है। तो सीधे सीधे यहां पर क्या हुआ, ये निषेधवाचक। जहां पर जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हो ना नेगेटिव सेंटेंस, ये सेम वही चीज है। जहां पर किसी चीज के लिए मनाही करी जाती है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसी तरीके से यहां पर ये निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आज्ञावाचक। क्या है यहां पर, आज्ञावाचक। जहां हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं वो चीजें। जैसे दिया, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो। अब देखिए यहां पर 4 चीजें बताई, सिर्फ आज्ञा देना नहीं है। हम अगर किसी से अनुमति मांग रहे हैं, जैसे मैम आपकी क्लास में है, क्लास में मैम आपसे क्या बोलती हैं, चुपचाप बैठ जाओ, तो मैम ने आपको आज्ञा दी। आपको कहीं अगर बाहर जाना है तो आप मैम से परमिशन लेते हो, यानी अनुमति मैम लेते हो ना, मैम हम पानी पीने चले जाएं। तो ये भी वाक्य आपका क्या होगा, आज्ञावाचक होगा। दूसरा उन्होंने तीसरी चीज क्या बोली, विनय या अनुरोध करना, यानी हम किसी से जब कोई रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वहां पर भी आपका आज्ञावाचक वाक्य ही होगा। मेन मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट करें कोई चीज, या प्लीज हमें ऐसा दे दो, हमें ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा चीजें जहां पर हो रही हैं, वहां पर जहां रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है वो भी आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे यहां दिया है, मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए। अब यहां पर आप क्या है, जो है विनय कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप तो टीचर हैं, टीचर से क्या बोलते हैं कि प्लीज मुझे 2 दिन की लीव दे दीजिए। तो आपने वहां रिक्वेस्ट किया, तो वो आपका क्या है, आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। दूसरा, आप अंदर बैठ जाइए, यहां पर आपको बोला जा रहा है अंदर आकर बैठ जाइए। अब आप अनुमति मांग रहे हो, हमको वहां जाना है, ठीक है, मुझे आज घर जाना है, तो यहां अनुमति मांग रहे हो। तो ये 3 तरह की जो चीजें होती हैं ये आपकी किस में आती हैं, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगी। फिर आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम जी, जहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन, जैसे अब ये सीधी सी, जहां प्रश्नवाचक शब्द लगे वहां प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी होते हैं, वाह क्या नजारा है, ठीक है, तो वो आपका यहां पर प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है। जिस वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिया, आपको किससे मिलना है,
दूसरा है तुम कहां जा रहे हो। ये क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम किसी से पूछेंगे तो उसका आंसर हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां बोल दें कि वह क्या नजारा है, हमने बोला वह क्या नजारा है, ठीक है, नजारा है। अब यहां पर आप देखोगे पहली चीज कि पहला ये चीज हम बहुत खुश होकर बोल रहे हैं, ये किसी से क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसके अंत में क्वेश्चन जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। और इसको बोलने से हमें किसी तरह का उत्तर प्राप्त होना ही नहीं है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। हाँ, यहां पर आप ये विस्मय को देख रहे हैं, इसलिए ये विस्मयादिबोधक वाक्य जरूर है। अब विस्मयादिबोधक वाक्य मैं आपको अभी आगे बता रही हूं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसको क्लियर कर दीजिए। अक्सर ये होता है कि क्या लगा, ठीक है, जैसे ही क्या लगा आप लोगों ने सीधे बोल दिया ये प्रश्नवाचक वाक्य। ये नहीं होता है। प्रश्नवाचक वाक्य तभी होगा जब वो एक क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं है, अब कैसे पता करोगे कि वो क्वेश्चन नहीं है? जाहिर सी बात है, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके जवाब की भी आशा रखते हैं। तो हमेशा, अब जैसे ये हम पूछ रहे वह क्या नजारा है, तो इसमें तो हम किसी से कोई उत्तर की अपेक्षा रख ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ विस्मित होकर बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं ना आपको किससे मिलना है, ये एक क्वेश्चन है। जैसे अब मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, उसने डोरबेल बजाई, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि आपको किससे मिलना है, तो वो आपके पापा का नाम लेगा कि हाँ हमें उससे मिलना है। तो आपको उत्तर मिला ना, उस व्यक्ति से उत्तर मिलेगा, वो बताएगा ना कि उसे किससे मिलना है। उसी तरीके से तुम कहाँ, मम्मी तुम घर से बाहर जा रहे हो, मम्मी ने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम ये बोलोगे ना कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, या मैं छत पर जा रहा हूं, या मैं बाहर निकल रहा हूं। कुछ तो आप जवाब दोगे मम्मा को ना, कि मम्मा ने क्वेश्चन किया तो पूछ, मम्मा ने किया तो आप जवाब दोगे। तो वो आपका जिस भी क्वेश्चन से जवाब मिलने की उम्मीद है वो ही आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और उन्हीं वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। हर क्या, किसे, कौन के आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगते, जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं देखोगे कि इसमें हमें कोई जवाब मिलने की उम्मीद है या नहीं है। तो ये कहलाते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? विधानवाचक पढ़ लिया, निषेधवाचक पढ़ लिया, उसके बाद प्रश्नवाचक पढ़ लिया और आज्ञावाचक पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने 4 अभी तक पढ़ लिए। अब हम आ गए 5वां इच्छावाचक वाक्य में। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? इसमें भी कई चीजें आती हैं। देखिए, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, कामना या शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि जहां पर हम जो है किसी हमारी इच्छा हो, जैसे हम बोले यहां पर बोला गया, आप हम लोग बोलते हैं ना कोई दूसरा जाता है तो हैप्पी जर्नी बोलते हैं, तो क्या आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हमने ये कामना करी। अब जैसे हम लोग किसी के बड़ों के पैर छूते हैं तो बोलते हैं आशीष देते हैं, बोलते हैं क्या है, क्या दीर्घायु भवो, है चिरंजीवी भवो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, स्वस्थ रहो, है। तो हमको जो आशीर्वाद मिल रहे हैं वो भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वो सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहां दिया है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहां पर हमने क्या करी? कामना करी। दूसरा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। इसी तरीके से आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना हैप्पी बर्थडे, पापा को बोलते हो हैप्पी फादर्स डे, मामा को बोलते हो हैप्पी मदर्स डे, सिस्टर को हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो हम लोग हैप्पी करते हैं, तो वहां पर हम दूसरे को क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, तो वहां पर बोलते हैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस जगह पर हम क्या है, हम उसको शुभकामना दे रहे हैं, तो वो भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि आपकी जो है बर्थडे अच्छी जाए, आपकी यात्रा अच्छी जाए, है। दूसरा, जैसे पापा ने आपको आशीर्वाद दिया, तो वो पापा की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें, है ना। तो यहां पर हर तरीके से क्या है, इच्छा प्रकट की जा रही है, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है संदेह है, यानी कि डाउट है। क्या है? जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, आप हमारा वीडियो देख रहे हो,
उसको देख के हर चीज को समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी बीच जो है आप को डोरबेल बजी, अब आप उठ के नहीं गए, आपने बोला मम्मी खोल देंगी, लेकिन आपके दिमाग में ये तो चलेगा ना कि कौन आया होगा। टाइम देखोगे तो पापा के आने का समय हो गया, तो आप बोलोगे पापा, शायद पापा आए होंगे। तो अब यहाँ आपको कंफर्म नहीं है कि डोर पर कौन है, पापा है या कोई और है। तो आपने सिर्फ एक अजम्पशन लगाया कि एक संभावना व्यक्त करी कि शायद पापा होंगे। तो जहां पर हम किसी क्रिया को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होते, तो वहां पर हम शायद जैसे शब्द का लगाते हैं। कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं, हाँ माँ ने, मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी। तो अब यहाँ पर खाना बना रही हूँ, आप अभी यहाँ पर बैठे हो, आपको नहीं पता कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर रहे हो कि मम्मी अभी खाना बना रही हैं, पापा अभी आ गए होंगे, भाई अभी खेल रहा होगा, बहन अभी सो रही होगी। जो भी एक होता है ना, जहां पर हम किसी भी क्रिया को लेकर कंफर्म नहीं होते हैं, वहां पर हम डाउट क्रिएट, हमको खुद डाउट रहता है, तो जाहिर सी बात है वो डाउट हमारे सेंटेंस में आएगा। तो वहां पर वो क्या हो जाता है, संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे यहां पर हमने बताया, लगता है आज बारिश होगी। अब हम कंफर्म नहीं है कि आज बारिश होगी, आज सुबह से खूब गर्मी है मान लीजिए, और हम बोलेंगे नहीं, ये देखना आज शाम तक जो है बारिश हो ही जाएगी। तो अब यहां पर क्या है, हम ये नहीं बोले कि बारिश होगी ही, हम कह रहे हैं हो ही जाएगी। तो ये एक संदेह को प्रकट कर रहा है। फिर उसी तरह क्या है, शायद आज हम पिकनिक पे जाएंगे, हमें कंफर्म नहीं है, अभी क्या है, अभी हम स्कूल में हैं, स्कूल से जब घर पहुंचेंगे तब देखेंगे कि भाई पिकनिक का प्रोग्राम बना या नहीं बना। तो वही चीज है, हम शायद आज पिकनिक पे जाएंगे। तो जहां पर जिस सेंटेंस से हमें उस क्रिया के होने की संभावना पूरी तरह से जो है संभव ना लिखे, या हमको डाउट हो या संभावना हो, तो वो आपका किसमें आता है, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं संकेतवाचक वाक्य। नाम ही पता चल रहा है संकेत किया जा रहा है, यहां बात कही नहीं जाएगी, संकेत की जाएगी। अब कैसे, देखिए मैं बताती हूं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो हम वाक्य पढ़ते हैं, उसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि सिंगल यही एक ऐसा सेंटेंस है जो इसमें हमेशा दो क्रियाएं होंगी और दो उद्देश्य होंगे, ठीक है। और एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड करेगी, यानी कि एक क्रिया ये तभी हुई होती अगर ये पहले वाली क्रिया हो गई होती, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी, ठीक है। यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। अब यहां मेरा जाना किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बुलाने पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे चल रहा है, मेरा जाना किस पे डिपेंड है, उसके बुलाने पर डिपेंड है। अगर वो नहीं बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर वो बुलाएगी तो मैं जाऊंगी। तो यहां एक क्रिया का होना, अर्थात मेरा जाना किस पे डिपेंड है, उसके बुलाने पर डिपेंड है। उसी तरीके क्या है, यदि बांध ना टूटता तो बाढ़ नहीं आती। तो यहां बाढ़ आने की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड है, बांध के टूटने पर, ठीक है। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई करी होती तो नंबर अच्छे आते, तो तुम्हारा नंबर आना किस पर डिपेंड था, अच्छा पढ़ने पर। वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती। तो यहां पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहेगी, यानी कि हमेशा एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया की तरफ उसके होने का संकेत व्यक्त करेगी। तो इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आखिरी हमारा 8वां जो भेद है वो है विस्मयादिवाचक वाक्य। क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य सबसे आसान है, जैसे निषेधवाचक प्रश्नवाचक था वैसे ये भी है। देखिए क्या है इसमें, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को विस्मयादि ये चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी कि जहां हमारे मन के जो भाव हैं, उन भावों को कहने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ शब्दों का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मुझे चोट लग गई, आह यार बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने उस दर्द को व्यक्त करने के लिए क्या बोला, आह बोला ना। अब जब मैंने आह शब्द बोला तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, हमने ऐसे करके एक चिन्ह आह का लगा दिया, ठीक है, विस्मयादिवाचक चिन्ह। अब हमने बोले अरे वाह कितना सुंदर फूल है, तो हमने क्या बोला, अरे
तो अब उसने अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हमने अरे लगा दिया, उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया हमने। अब हम बोलेंगे वो छी छी कितना गंदा है। अब यहां पर हमने अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए हमने क्या बोला, हमने बोला छी छी, ठीक है इसके साथ। तो यहां पर जहां पर हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, खुशी है, दुख है, तकलीफ है, घिन है, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो और उनके आगे जो हम चिन्ह लगाते हैं वो विस्मयादि वाचक चिन्ह होता है। और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, और उनको जो हम जिस शब्द वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं वो विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला हाय मैं तो लूट गया, यहाँ पर मैंने अपनी तकलीफ को व्यक्त किया, मेरे को किसी ने लूट लिया, तो उस तकलीफ को व्यक्त कर रहे हैं, उसके आगे विस्मयादिवाचक चिन्ह भी लगा रहे हैं। उसके बाद उफ कितनी गर्मी है, हमने क्या बोला, उफ कितनी गर्मी है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने अपनी तकलीफ को व्यक्त करने के लिए उफ शब्द का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा दिया। तो जहां पर भी वाक्य के शुरू में ऐसे शब्द हो और विस्मयादिवाचक चिन्ह हो वो आपके विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ लिए। ये पूरे कितने थे, ये पूरे हमारे 8 भेद थे, ठीक है। हमने अच्छे से पढ़ लिए, सब समझ लिए। ये अर्थ के आधार पर क्यों बोले गए, क्योंकि जब ये वाक्य हम पढ़ते हैं और इनके अर्थ को निकालते हैं तभी हम भेद को व्यक्त कर पाते हैं। अब हम आ जाते हैं रचना के आधार पर भेद, यानी कि जब हम वाक्य की रचना करते हैं तब वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए यहां पर क्या है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य सबसे आसान है। आप अभी संयुक्त में और मिश्रित में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं उसमें भी आपको एक हिंट ऐसी दूंगी जिससे आप तुरंत का तुरंत जो है वाक्य को पहचान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से पहले हम देखते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल मतलब क्या, जहां पर सिर्फ एक वाक्य हो। जहां पर ये दिया है मां फल लेने बाजार गई, तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मां के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये उद्देश्य है, ठीक है, और यही हमारी कर्ता भी है, ठीक है। और बाकी क्या है, ये हमारा क्या है, विधेय है, फल लेने गई, हाँ, और यहां पर सिर्फ एक ही क्रिया है, बाजार गई। तो यहां पर क्या है, एक क्रिया है, यहां पर 2 क्रिया है ही नहीं, क्या होगी, एक क्रिया होगी। तो सिंपल एक जो स्टेटमेंट होता है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो आपका क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसा आइए, कल हमारी छुट्टी है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे स्टेटमेंट के में हम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कल के बारे में बात कर रहे हैं। कल क्या है, हमारी छुट्टी है। तो कल हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य आ रहा है, और हमारी छुट्टी है, ये हमारा क्या है, विधेय है। एक ही क्रिया है, छुट्टी थी, ये हमारी क्या है, सिर्फ एक क्रिया है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जहां पर सिंपल सिर्फ एक वाक्य हो, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, वो आपका सरल वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी तक हम सब पढ़ते आए ना, सारे हमने जो 8 वाक्य पढ़े ना, उस 8 वाक्यों में 7 वाक्य जो हैं वो आपके सरल वाक्य के अंतर्गत थे, ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, और आपका क्या कहते हैं, दूसरा क्या था, इच्छावाचक, और संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक। ये 7 पूरे के पूरे आपके किसमें थे, सरल वाक्य के अंतर्गत थे। सिर्फ एक वाक्य 8वां वो था संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य जो है वो सरल वाक्य नहीं था, क्योंकि उसमें दो क्रियाएं थी, दो उद्देश्य थे, दो विधेय थे, इसलिए वो सरल वाक्य के अंतर्गत नहीं आ रहा था। वो किस में आ रहा था? या तो संयुक्त में आएगा या तो मिश्रित में आएगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हमेशा दो क्रियाएं होंगी, दो कर्ता हो सकते हैं, दो उद्देश्य हो सकते हैं, दो विधेय हो सकते हैं। देखिए क्या, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो कहने का यहां तात्पर्य है कि अब यहां पर आपके सामने दो वाक्य आएंगे और ये दोनों वाक्य जो हैं ये किसी ना किसी समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने फिल्म का टिकट खरीदा। पहला सेंटेंस देखिए, हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। यहां पर और शब्द के साथ ये दो वाक्य जुड़े हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ना, जब अव्यय पढ़ा था तो हमने बताया था अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय दो तरीके के होते हैं। क्या बताया था? समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा क्या था? समानाधिकरण। पहला है समानाधिकरण अव्यय और दूसरा था क्या? व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, व्याधिकरण अव्यय। अब यहां पर क्या था? समानाधिकरण अव्यय हमेशा क्या काम करते हैं? दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जबकि व्याधिकरण अव्यय में क्या रहता है? एक वाक्य, ऐसे अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना संयुक्त वाक्य में हमेशा समानाधिकरण अव्यय लगेगा। क्या लगेगा? समानाधिकरण अव्यय। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, कभी भी एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, अब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अब जो एक ऐसी चीज है जिससे आप तुरंत पहचानोगे, वो पहली चीज ये है, आप ध्यान से देखो, हमने फिल्म का टिकट खरीदा, ये बाकी वाक्य हटा दो। ठीक है, ये पूरा वाक्य हटा दो। पहला वाक्य जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये वाक्य पूर्ण लग रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई अधूरापन है, और इसके वजह से और फिर सिनेमा हॉल चले गए। सिंपल दो क्रियाएं हैं यहां पर दिख रही हैं, पहला वाक्य पूर्ण है, दूसरा वाक्य पूर्ण है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई अधूरापन है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ ये लिखते हमने फिल्म का टिकट खरीदा, तो जरूरी नहीं है कि उसके आगे कुछ और होना चाहिए। हमने खरीद लिया, हो गया काम खत्म। उसी तरह आइए, पिताजी बाजार गए, ये एक वाक्य है, और दूसरा है हमारे लिए मिठाई लाए। तो यहां पर जब हम और लगा रहे हैं तो देखिए ये दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र रूप से हैं, खाली इनको हमने और लगाकर जोड़ दिया है। पहला, इसमें जो सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी है, ये पहला वाक्य हमेशा अपने आप में पूर्ण रहेगा। क्या रहेगा? अपने आप में पूर्ण रहेगा। इसको देखने से हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इनमें अधूरापन है। अब देखिए क्या, पिताजी बाजार गए, हमें ऐसा लग रहा है कि इस वाक्य के आगे कुछ और होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ये अपने आप में पूर्ण लग रहा है। फिर तीसरा आइए, यहां खेत थे परंतु अब यहां पर मॉल बन गया है। अब यहां पर क्या है? यहां खेत थे, तो अब ठीक है, यहां हमने सिंपल बोला हम गए यहां पे घूमने के लिए आए, यहां तो खेत थे यार। तो अब हमने क्या बोला, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, यहां तो खेत थे यार। तो मतलब अभी हमारे वाक्य में अधूरापन है, यहां तो खेत थे यार, यहां तो अब ये कुछ आ गया। लेकिन अब हम सिर्फ बोले यहां खेत थे, तो इससे हमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई अधूरापन है ना। तो जहां पर संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें देखिए दो वाक्य हैं, बीच में अव्यय भी लगा है, और अव्यय लगेगा सिर्फ समानाधिकरण अव्यय लगेगा, दूसरा कोई अव्यय नहीं लगता। व्याधिकरण अव्यय यहां लगते ही नहीं, समानाधिकरण यहां पर अव्यय लगेंगे। और हमेशा जो है पहला वाक्य पूर्ण रहेगा, पहला जो वाक्य है वो हमेशा पूर्ण रहेगा। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, जो यहां पर नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूं कि जब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे ना तो अभी कंफ्यूजन होगा आपको। तो अभी क्या है, पहला वाक्य पूर्ण रहेगा। अब आ जाते हैं हम मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य देखिए क्या है,
मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों, उनमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा, इसमें एक से अधिक वाक्य होंगे, सरल वाक्य होंगे, और एक वाक्य हमेशा दूसरे पर डिपेंड होगा। एक तो प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, वो हमेशा पहले वाले पर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा मुश्किल एक पारिभाषिक जो है वो हो गया, लेकिन इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। पहला वाक्य देखिए, जैसे ही हवन समाप्त हुआ। अब आपको जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है कि नहीं, अभी ये स्टेटमेंट अधूरा है, इसके आगे कुछ और होगा। जैसे ही हवन समाप्त हुआ तो आगे क्या हुआ, ये लगा ना सेंटेंस अधूरा है। वैसे अब उसी तरह आइए, मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ऐसे अव्यय लगे होंगे जो हमेशा उसे दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेंगे। ये देखिए यहां पर क्या है, मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। अब क्या, पहला वाक्य देखो, मैं जैसे ही घर पहुंचा, इसको पढ़ते ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम पहुंचे तो यानी कि कुछ हुआ। हमने मैं जैसे ही घर पहुंचा, उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जैसे ही घर पहुंची और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। अब लगा लो क्या हुआ, दरवाजा टूट गया, बादल फट गए, वर्षा हो गई, ताला नहीं खुल रहा, क्या हुआ, मतलब आगे कुछ तो हुआ जो मैंने तुमको बताया नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज है जो मैंने आपको छुपा ली। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब हम यहां पर पहला सेंटेंस बोलिए, सभी जानते हैं कि, अब इतना बोलकर छोड़ दो, सभी जानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। सभी जानते हैं पृथ्वी घूमती है। सभी जानते हैं पक्षी उड़ते हैं। सभी जानते हैं हम सांस लेते हैं। अब जब सभी जानते हैं, उसके आगे क्या है ये तो हमने बताया नहीं, तो यानी कि क्या हुआ, पहले वाक्य में अधूरापन रहा। नेक्स्ट आइए, यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। अब यहां पर हमने क्या बोला, यदि वह परिश्रमी है। अब उसके आगे क्या, यदि वो परिश्रमी है, आगे क्या, स्टेटमेंट अधूरा है, आगे बोलिए ना, आगे क्या है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं आधी बात बोले आधी अपनी मुंह के अंदर रख लेते हैं। यहां पर वही चीज हो रही है, पहला स्टेटमेंट आपको हमेशा अधूरा लगेगा, आपके उन मित्रों की तरह जो आधी बात बोलकर आधी अपने पास रख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अधूरा। इसमें हमेशा ऐसे अव्यय लगेंगे जो इन्हें दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ये देखिए, ठीक है ना, ये जैसे की है, सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ की एक ऐसा अव्यय है जो इसे दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रही है। उसी तरह यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है, तो यदि वह परिश्रमी है तो यहाँ यदि लग जाने से क्या हो जाता कि ये डिपेंड हो गया। अब ये जैसे ये हमने वाक्य बताए, यहां पर क्या है, पहला वाक्य अधूरा है और दूसरा जो है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। अब इसमें हम फर्क आपको समझाते हैं कि संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में आपका फर्क क्या रहेगा। जैसे यहां पर लिखे, मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। ये दो अलग अलग वाक्य थे। अब इसके क्या कहते हैं, मैं घर पहुंच गया, ठीक है। मैं अब इसको संयुक्त वाक्य में, ये आपका मिश्र वाक्य में था, अब मैं इसे संयुक्त वाक्य में बना रही हूं, ठीक है। एक सेंटेंस को संयुक्त वाक्य के अंदर बना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या रहेगा। यहां पर मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई, तो क्या हुआ, मैं घर पहुंच गया, ठीक है। मैं घर पहुंच गया और वर्षा शुरू हो गई, ठीक है। अब सेम यही वाक्य है, ये वाला वाक्य देखिए, यही वाला वाक्य है ना, मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई, उसी को मैंने संयुक्त वाक्य में तब्दील किया। संयुक्त वाक्य में देखिए क्या है, यहां पर फर्क देखिएगा, मैं घर पहुंच गया, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए पूर्ण है,
मैं घर, यहां पर भी 2 सेंटेंस है, वहां पे भी 2 सेंटेंस है, लेकिन ये मिश्र वाक्य है और वो संयुक्त वाक्य है। कैसे है? क्योंकि यहां जो मैंने अव्यय लगाया है जैसे, इसके कारण ये दूसरे पर डिपेंड हो रहा है और पहला वाक्य हमको अधूरा महसूस हो रहा है। मैंने क्या बोला? मैं जैसे ही घर पहुंचा। अब इसका मतलब क्या है? मैं जैसे ही घर पहुंचा, इसका मतलब कि कोई अधूरापन है, उसके आगे कुछ हुआ। लेकिन जब मैं यहां मैं घर पहुंच गया, ये पढ़ने के बाद आपको कोई भी वाक्य में अधूरापन लग रहा है? बिल्कुल भी कोई अधूरापन नहीं है। ये हमें अपने आप में पूर्ण लग रहा है कि नहीं ये पूरा है। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये संयुक्त वाक्य, जहां पर पहला वाक्य पूर्ण हो, उसको पढ़ने से हमें अधूरापन महसूस ना हो, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और जहां पर हमें पहला वाक्य अपूर्ण लगे, वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये एक कहीं डेफिनेशन में नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको वाक्यों को पहचानने का तरीका बता रही हूं। समझ में आ गया ना? संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या रहेगा? दोनों में ही 2-2 वाक्य होते हैं, दोनों में ही जो है आपके समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण अव्यय लगता है, जबकि आपका ये जो मिश्रित वाक्य होते हैं इसमें हमेशा ऐसे अव्यय लगते हैं जिन्हें हम व्याधिकरण अव्यय कहते हैं। इन अव्ययों से एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। जैसा यहां पर देखिए क्या है, जैसे, वैसे, जैसे, और यहां पर दिया जैसे की वजह से यहां पर डिपेंड हो गया। सभी जानते हैं कि, यहां पर यदि, तो ये ऐसे है, यदि, तो ये अव्यय क्या है? ये हमेशा एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनमें क्या लगता है? व्याधिकरण अव्यय लगता है। याद करिए जब अव्यय पढ़ाए थे तो मैंने आपको वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय जब पढ़ाया था तो उसके 2 भेद पढ़ाए थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। दोनों के ही फर्क को भी मैंने समझाया था, तो वही फर्क आपको यहां पर काम आ रहा है। ठीक है, चलिए हमने रचना के आधार पर तीनों वाक्यों को देख लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करना जा रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। ये बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना, तो इनको समझना जरूरी है। हमारे पास सरल वाक्य दिया रहेगा तो उनसे बोला जाएगा संयुक्त वाक्य बना लीजिए, संयुक्त वाक्य दिया जाएगा तो उनसे बोला जाएगा मिश्रित वाक्य बना लीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे वाक्य आएंगे जिन्हें हम परिवर्तित करना, अब यहां पर हम उनको देखेंगे कि हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर मेन कीज तो आप समझ गए। सरल वाक्य एक सिंपल एक वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य रहते हैं और दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं और इसमें समानाधिकरण अव्यय लगते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए तीसरा हमारा मिश्रित वाक्य। इसमें पहला जो वाक्य रहता है वो अधूरा रहता है और इसमें हमेशा व्याधिकरण अव्यय लगते हैं और इन्हीं के कारण जो है एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक नियम है जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, पहला यहां पर है सरल वाक्य से हमें मिश्रित वाक्य में बनाना है। सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, एक वाक्य होता है। अब हमें क्या बनाना है? मिश्रित वाक्य में करना है। तो पहला नियम हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो सरल वाक्य को हमें 2 वाक्यों में बांटना पड़ेगा और फिर हमें उसमें ऐसे अव्यय लगाने पड़ेंगे कि एक वाक्य जो है वो दूसरे पर डिपेंड हो जाए। कैसे करेंगे? देखिए, धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है। ये सिंपल एक वाक्य है ना, सिंपल एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? सरल वाक्य है। अब इसे मिश्रित वाक्य में बनाएंगे तो देखिए हमने क्या बताया, जो धनी है, हमने क्या लगाया? जो धनी है वह सब कुछ खरीद सकता है। यहां पर हमने उसे वह लगाकर क्या कर दिया? मिश्रित वाक्य कर दिया। वह जो है वैसे अव्यय नहीं होता है, लेकिन इसे हमने जो है अव्यय के तौर पर इस्तेमाल करके उसे इस तरीके से मिश्रित वाक्य में बना दिया। अब यहां पर जब हमने पहला वाक्य पढ़ा, जो धनी है, अब जो धनी है तो क्या, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर वह नहीं, सॉरी मैं यहां पर वह नहीं, हमने जो अव्यय लगाकर इस वाक्य को दूसरे पर डिपेंड किया है। जो आपका अव्यय है, ठीक है, ये व्याधिकरण अव्यय के तौर पर इस्तेमाल हुआ और उसे हमने यहां पर इस्तेमाल कर दिया। जो धनी है वह सब कुछ खरीद सकता है। जो लगाने से हमने पहले वाक्य में अपूर्णता ला दी, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक अंधे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखा। क्या है? मैंने एक अंधे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखा। सिंपल एक है, ठीक है। अब इसको हमें सबसे पहले 2 वाक्य में करना है और ऐसा अव्यय लगाना है जिससे ये एक वाक्य से दूसरे में डिपेंड हो जाए। ये देखिए, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था। ठीक
ठीक है। या हम बोल सकते हैं मैंने एक ऐसे अंधे व्यक्ति को देखा, यहां पर ऐसा लगा दें अगर हम तो ज्यादा अच्छा होगा, मैंने एक ऐसे अंधे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लगाएंगे तो हमें पहला वाक्य पूर्ण लग रहा है, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, ये हमें पूर्ण लग रहा है, इसलिए ऐसे हम इससे यहां पर लगा रहे हैं जिसमें इसमें अपूर्णता लेकर आए। हमेशा मिश्रित वाक्य में पहले वाक्य में आपको अपूर्णता लानी है, ये पहला नियम है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था। नेक्स्ट आते, छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे। अब दो वाक्य हैं, जब छुट्टियां होंगी तो मैसूर जाएंगे, यहां पर देखिए तो और जब, जैसे हमने यहां पर अव्यय लगाकर, पहला तो जब छुट्टियां होंगी तो हमने पहले वाक्य को अपूर्ण किया, तो लगाकर उसे दूसरे पर डिपेंड कर दिया। मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया। अब इसे जब डिपेंड करेंगे क्या होगा, मनीष बाजार गया है क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी है। ये आपका मिश्र वाक्य में नहीं आ रहा है, क्या है, मनीष इसलिए बाजार गया। क्या है, मनीष इसलिए, यहां पर अगर हम यहां पर लगा दें मनीष बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी है, अगर ये वाक्य है तो ये आपका संयुक्त हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पर पहला वाक्य पूर्ण हो रहा था, इसलिए हमको यहां पर इसलिए लगाना पड़ा। क्या है, मनीष इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी है। ये आपको देखिए यहां पर जो ये बेसिक जो ये आपको दिख रहा है मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, जानकर की गई चीजें हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब आप तब्दीलियां करोगे, परिवर्तन करोगे, उस कंडीशन में कहीं आप उसे संयुक्त ना बना दो। अब जैसे यहां पर देख रहे हो, दो वाक्य तो आपको यहां पर दिख रहे थे कि ये आपके मिश्र हैं, लेकिन यहां पर ये वाला वाक्य, ये वाले वाक्य में पहला वाक्य पूर्ण हो रहा था जो गलत था नियमों के अनुसार। तो यहां पर हमें वो नियम सही करने पड़े। मनीष इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी, यहां पर इसलिए शब्द हमने जैसे ही लगाया, उसको लगाते ही पहले वाक्य में अपूर्णता सीधे सीधे सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, और क्या दिया है भाई देखते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अभी हमने देखा सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, अब हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। क्या है, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया, मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीद ली। सिंपल, पहला सेंटेंस देखिए इजी है और जो है समानाधिकरण अव्यय है, हमने सिंपल सिंपल उसे दो वाक्य में तब्दील कर दिया और दोनों ही वाक्य को जो है वो स्वतंत्र रखा। फिर है, सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। क्या हुआ, सूर्योदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। यहां पर इस अव्यय को लगाने से क्या हुआ, पहले वाक्य में पूर्णता थी। कामिनी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। अब यहां क्या था, कामिनी के हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। पहला वाक्य पूर्ण है, देख रहे हैं आप, कामिनी के हाथ से गिलास गिरा। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वाक्य जो है अधूरा है। हमें क्या लग रहा है, ये वाक्य हमें पूरी तरीके से पूरा लग रहा है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है, कोई अधूरापन नहीं दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो हमने अव्यय भी लगाया, ये भी क्या था, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय था जो समान वाक्यों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, फिर है, मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आई। क्या है, मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आई, ये एक सरल वाक्य है। अब इसको हमें दो स्टेटमेंट में अलग अलग करना है और अव्यय ऐसे लगाना है जो होगा आपका समानाधिकरण। यहां पर है, मैंने उसे बुलाया, ठीक है, पर वह नहीं आई। अब मैंने उसे बुलाया, तो यहां पर आपको ये लग रहा है कि ये आधा है, बिल्कुल नहीं आधा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये पूर्ण है अपने आप में। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई, पर अव्यय लगाने से क्या हुआ, ये जो है ये दूसरे वाक्य के साथ जुड़ गई। यहां पर वह नहीं आई है, देखिए ये भी पूर्ण है ना, गिलास टूट गया ये भी पूर्ण है, चारों ओर उजाला फैल गया ये भी पूर्ण है, उसने पुस्तकें खरीदी ये भी पूर्ण है। तो मतलब जो संयुक्त वाक्य है उसमें आप मोस्टली देखेंगे पहला वाक्य तो पूर्ण है ही है, दूसरा वाक्य भी अपने आप में पूर्ण होगा। उस अव्यय के ना होने पर वो हमेशा दो अलग स्वतंत्र जो है वो वाक्य बन सकते हैं, लेकिन हम अव्यय लगाने से उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना रहे हैं। अब हमारे पास दो वाक्य हैं और उसे हमें एक वाक्य में बदलना है। ठीक है, जैसे दिया है, माँ ऑफिस से आई और काम करने लगी।
अब ये एक संयुक्त वाक्य है, सरल से कैसे बनाएंगे? माँ ऑफिस से आते ही काम करने लगी, या माँ ऑफिस से आकर काम करने लगी, इस तरीके से दे सकते हो। तो यहां पर हमने क्या देखा? माँ ऑफिस से आकर काम करने लगी, सिंपल हमने एक वाक्य उसको बना दिया। नेक्स्ट आते हैं, अतुल सोकर उठा और कसरत करने लगा। क्या होगा अब इसमें? उसका सोकर उठा और कसरत करने लगा, तो यहां पर हमको अतुल सोकर उठते ही कसरत करने लगा। यहां पर पूरे जो दो सेंटेंस, जो दो वाक्य थे, उन्हें समेट के हमें एक वाक्य में लेकर आना है। नेक्स्ट आते हैं, सचिन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। क्या है? सचिन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो अब क्या? सचिन बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आया। क्या है? सचिन बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। उन दोनों में से हमने क्या किया? दो वाक्यों से उसे सिर्फ एक वाक्य में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट है, अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। अब मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य हैं और फिर से हमें इसे एक वाक्य में ही तब्दील करना है। तो देखिए क्या है, जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। ये एक मिश्र वाक्य था क्योंकि पहला वाक्य देखिए अधूरा है, जैसे ही घंटी बजी। अब इसको जब हम सरल वाक्य में क्या होगा? घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। देखिए, घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए, एक सरल वाक्य में बना दिया। दो वाक्य में से हटाकर उसे एक वाक्य में लेकर आना है। नेक्स्ट आते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, एक स्टेटमेंट, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट। अब उसको जब हम एक सरल वाक्य में लाएंगे, यानी उसे हमें एक स्टेटमेंट में बनाना है। कैसे बनाएंगे? परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है ना, उसे हमने एक वाक्य में ले आए। नेक्स्ट आते हैं, यहां इतनी भीड़ है कि दम घुट रहा है। यहां इतनी भीड़ है कि, यहां पर की अव्यय लगा है, तो की हमारा व्याधिकरण अव्यय है, तो इसके कारण क्या हुआ? वहां दम घुट रहा है, या यहां भीड़ के कारण दम घुट रहा है। सिंपल क्या है? यहां भीड़ के कारण दम घुटा जा रहा है, ये दे देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आप करते जाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, याद रखना, उतना बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपसे होंगी। जरूरी भाई, हिंदी हम पढ़ते हैं, हमारे सामने हिंदी के बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, उसमें ढूंढो क्या लिंग है, क्या वचन है, क्या कारक है, ये कौन सा वाक्य है, कौन सा पद है। मतलब एक सेंटेंस ले लो, उसमें आप कई तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। अब हमें मिश्रित वाक्य, अभी हमने देखा था संयुक्त से मिश्रित बनाया था, अब हम मिश्रित से क्या है, मिश्रित वाक्य से संयुक्त बना रहे हैं। अब यह है मिश्रित वाक्य, क्या है? सब मेहमान आ गए तो केक काटा जाए। क्या है? सब मेहमान आ गए तो केक काटा जाए, ये एक मिश्रित वाक्य है। अब इसे हम संयुक्त में बनाएंगे, तो पहला वाक्य याद रखना है, पूर्ण रखना है। मेहमान आ गए हैं और केक काटा गया। क्या है? मेहमान आ गए हैं, केक काटा गया। यहां से हमने क्या देखिए, पहला वाक्य पूर्ण है, वहां सब मेहमान आ गए, तो इससे हमें क्या लगा? अपूर्णता लगी। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही कविता आई ऐश्वर्या चली गई। जैसे ही कविता आई ऐश्वर्या चली गई, या जैसे ही कविता आई वैसे ही ऐश्वर्या चली गई, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। कविता आई और ऐश्वर्या चली गई, हमने यहां पर पहला जो हमने वाक्य था उसे पूर्णता प्रदान करी, कविता आई, ठीक है। फिर ऐश्वर्या चली गई, ये भी पूर्ण है। उसी तरह यहां पर क्या है? मेहमान आ गए, केक काटा गया, दोनों ही वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण है। फिर आते हैं, सौम्या ने इतना मजेदार चुटकुला सुनाया कि सब हंसने लगे। अब यहां पर क्या है? की के कारण ये एक व्याधिकरण अव्यय है ना, तो ये बन गया आपका मिश्रित वाक्य। अब यहां है, सौम्या ने चुटकुला सुनाया और सब ही हंसने लगे। पहला देखिए क्या है? सौम्या ने चुटकुला सुनाया, सभी हंसने लगे। दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है, इसमें कहीं आपको अपूर्णता दिखाई ही नहीं दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, आप देख रहे हो कि हमने मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, हर तरीके से हमने बनाकर देख लिया। तो यहां पर हमने आपको वाक्य संबंधी सारी चीजों को समझाने की कोशिश करी है। जहां अंग हैं, भेद हैं, उनके उपभेद हैं, उनका परिवर्तन है, सभी कुछ बताया। लेकिन सिर्फ यहीं पर ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। अब इनकी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी।
तो अब हमें करना क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा प्रश्नोत्तर आधारित रहेगा और साथ ही साथ कुछ अभ्यास कार्य रहेंगे। तो इससे जो है ना हम सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। जो चीजें हमने अभी तक एक्सप्लेनेशन में पढ़ी हैं, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमें सब समझ में आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया, इसका सही जब आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारी समझ में आया कि नहीं आया, हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी टॉपिक पे आधारित प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे टॉपिक का एक तरीके से रिवीजन कर लेंगे। हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट बेस जो है वो आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। ठीक है, क्या लेकर आया है? अद्भुत बैच। क्लास 6 to 8 का इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच जो है वो आपका आ गया है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट जो कवर अप हो रहे हैं इस बैच के अंदर वो है साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट को जो है वो आपके जितना भी सिलेबस कराया जाएगा वो CBSE बेस्ड सिलेबस रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशन आपको दिए जाएंगे कि मतलब सारे जो हमने पढ़ा तो लिया लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत सारे डाउट्स आपके रह जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए ऐसे कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन अरेंज किए जाएंगे जहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है फिर वन शॉट रिवीजन रहेंगे। जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपको रिवीजन कराया जाएगा। जितने भी हमने पढ़े हैं वो एक शॉट में आपका पूरा रिवीजन होगा। आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स के आपके ई नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और सोल्यूशन होगा। जब सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो एक बार आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट लेने के बाद उसका आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा। इसके अलावा आपको माइंड मैप कराए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि, और उसके अलावा जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs भी आपके रहेंगे और MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये इन दो पैटर्न में हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रिपरेशन यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करनी है। तो वो दोनों ही तरीके से आपकी सारी प्रिपरेशन होगी। ये सारे सब्जेक्ट इन सारे पैटर्न्स में आपको दिए जाएंगे और ये बैच में ऑलरेडी आपके लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि अभी अगर आप लेते हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है ये। और हाँ, अगर आप इसमें मैग्नेट 10 जो है कूपन कोड डाल देते हो और तो उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 50 और 10 टोटल कितना हो गया? आपको 60% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो हरे अब जल्दी करिए फटाफट, ऐसा ना हो कि ये डिस्काउंट आपसे छूट जाए, है ना। और पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं और वो भी इतने डिस्काउंट में। इतना सब तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि भाई इसको हम कैसे ज्वाइन करें, क्या नहीं करें। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 7049597408। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आप जैसे ही कॉल करोगे आपकी जितने भी डाउट्स हैं वहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। जो जो आप पूछना चाहते हो सब कुछ वहाँ पूछ लो, सब बता देंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक फॉर्म दिया गया है, उस एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, उस लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म आपके सामने आएगा, उसे फिल करिए, सबमिट करिए और जैसे ही आप सबमिट करोगे थोड़ी देर बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप अद्भुत बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो, है ना। तो बेझिझक होकर कॉल करिए, फॉर्म फिल करिए, सारी जानकारी लीजिए, लेकिन हाँ जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। ऐसा ना हो कि ये बढ़िया ऑफर आपके हाथ से छूट जाए और आपने अगर लेट कर दिया लेने से तो ऑफर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाए जा रहे हैं वो भी आपसे मिस हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है इसमें अपना एनरोलमेंट कराइए। तो ये तो सारी चीज़ें हमने दे दी। अब हमारा जो हम अभी अध्याय पढ़ रहे थे इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।